फिल्म का नाम है फाइट क्लब। ये फिल्म 1999 में बनी थी। इस फिल्म की कहानी का प्लॉट बिल्कुल अलग और अनोखा है। खास तौर पर इसकी एंडिंग इतनी चौंकाने वाली है कि जब आप इसे देखेंगे तो पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। फिल्म में दो मुख्य किरदार हैं। पहला है ब्रैड पिट, जिनका नाम फिल्म में टाइलर डर्डन है, और दूसरा है एडवर्ड नॉर्टन, जिनका नाम शुरुआत में नहीं बताया जाता। फिल्म की शुरुआत में टाइलर डर्डन और एडवर्ड नॉर्टन को एक बिल्डिंग के ऑफिस में दिखाया जाता है। हालांकि यह फिल्म का आखिरी हिस्सा है। अभी के लिए हम इस किरदार को एडवर्ड नॉर्टन ही मान लेते हैं ताकि फिल्म को समझना आसान हो। टाइलर डर्डन ने एडवर्ड नॉर्टन को गन पॉइंट पर ले रखा होता है और वह बहुत जल्द आसपास की इमारतों को बम धमाकों से उड़ाने वाला है। अब यह कहानी यहां तक कैसे पहुंची, इसके लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। फिल्म की शुरुआत में एडवर्ड को दिखाया जाता है। वह अपनी नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उसे नींद न आने की बीमारी यानी इंसोम्निया है। वह डॉक्टर को बताता है, मैं पिछले 6 महीनों से सो नहीं पाया। कभी कभी जब मैं सोता भी हूं तो जागने पर खुद को किसी दूसरी जगह पाता हूं। वह डॉक्टर से दवाएं मांगता है ताकि उसे चैन की नींद आए, लेकिन डॉक्टर उसे दवाएं देने के बजाय कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाने की सलाह देता है। जब एडवर्ड सपोर्ट ग्रुप में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहां कैंसर मरीज हैं जो एक एक करके अपनी दर्द भरी कहानियां आपस में साझा करते हैं और रो रोकर अपना दिल हल्का करते हैं। एडवर्ड भी इसमें शामिल हो जाता है और रोकर अपना मन हल्का करता है। यह थेरेपी वाकई उसकी जिंदगी में कारगर साबित होती है और उसकी नींद की समस्या धीरे धीरे हल होने लगती है। अब एडवर्ड भी यह कहकर कि उसे कैंसर है, अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स में जाने लगता है। वहां वह अपना दिल हल्का करता है, जिससे उसकी जिंदगी में सुधार आने लगता है। लेकिन एक दिन थेरेपी के दौरान ही वह एक लड़की को देखता है जिसका नाम मार्ला सिंगर है। मार्ला भी सपोर्ट ग्रुप में आई होती है। एडवर्ड समझ जाता है कि वह भी उसकी तरह झूठ बोलकर आई है कि उसे कैंसर है। कहीं ना कहीं मार्ला में एडवर्ड खुद को देखता है, ये कि वह किस तरह खुद को छल रहा है और कैंसर मरीज बनकर भावनात्मक सहारा ले रहा है। जिस सपोर्ट ग्रुप में एडवर्ड आ जाता है, मार्ला सिंगर वहां मौजूद हो जाती है। इससे एडवर्ड को परेशानी होती है। उसका मन विचलित हो जाता है। मार्ला की वजह से वह रो नहीं पाता, जिसके कारण उसकी नींद की बीमारी फिर से उसे परेशान करने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए एडवर्ड मार्ला से बात करता है। वह उससे कहता है, तुम यहाँ झूठ बोलकर आ रही हो, तुम्हें कोई कैंसर नहीं है। जवाब में मार्ला भी एडवर्ड से कहती है, मैं भी सपोर्ट ग्रुप में तुम्हारे बारे में बता दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें भी कैंसर नहीं है। अब दोनों तय करते हैं कि वे एक दूसरे के सपोर्ट ग्रुप में नहीं जाएंगे। वे इस तरह टाइमिंग तय करते हैं कि एक दिन में दोनों का सेशन एक साथ न हो। इस दौरान दोनों अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। एडवर्ड, जो कि अपनी नींद की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सपोर्ट ग्रुप में जाता है, वहीं मार्ला, जो अंदर से अकेली है, इन ग्रुप्स में अपनी दिल की बात साझा करके अपना अकेलापन दूर करती है। मार्ला और एडवर्ड की टाइमिंग बदलने से एक बार फिर एडवर्ड की जिंदगी सामान्य हो जाती है और सब कुछ ठीक होने लगता है। एक दिन बिजनेस ट्रिप के दौरान एडवर्ड की मुलाकात टाइलर डर्डन से होती है। ये वही शख्स है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जो सभी इमारतों को बम से उड़ाने वाला था। फिल्म में टाइलर को बहुत बिंदास, बोल्ड और बेबाक बोलने वाला व्यक्ति दिखाया गया है। टाइलर एडवर्ड को बताता है कि वह साबुन बनाता है। वह एडवर्ड से कहता है, क्या तुम जानते हो कि घर में मौजूद रोजमर्रा की चीजों से कई तरह के विस्फोटक बनाए जा सकते हैं। इसके बाद दोनों फ्लाइट से उतरते हैं और एडवर्ड सीधा अपने घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उसकी बिल्डिंग के फ्लोर में आग लगी हुई है। अब सवाल यह था कि एडवर्ड अपना वक्त कहां बिताए। वह टाइलर को फोन करता है। टाइलर के फोन न उठाने पर वह बूथ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसी बूथ पर टाइलर का कॉल आ जाता है। दोनों साथ मिलते हैं, बियर पीते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बियर पीने के बाद वे उस जगह से बाहर आते हैं। एडवर्ड सब कुछ बताता है तो टाइलर उसे अपने साथ ठहरने के लिए कहता है, जिसे एडवर्ड मान लेता है। अब टाइलर मजे मजे में एडवर्ड से कहता है, मुझे एक मुक्का मारो। शुरू में एडवर्ड इसे बेकार की हरकत समझता है और ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन टाइलर के बार बार जोर देने पर वह उसे एक मुक्का मारता है। जवाब में टाइलर भी उसे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। इसके बाद दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों को यह लड़ाई काफी मजेदार लगती है। एडवर्ड पहली बार अपनी जिंदगी में अच्छा महसूस कर रहा था। उसे लगता है कि वह पहली बार खुद को जिंदा महसूस कर रहा है। दरअसल यह सब टाइलर की एक फिलॉसफी का हिस्सा है, जिंदगी को वर्तमान में जीने की, भविष्य की चिंता न करने की और खुले आसमान में बेखौफ पक्षी की तरह जीने की। लड़ाई के बाद दोनों बियर पीते हैं और टाइलर के घर पहुंचते हैं। टाइलर का घर किसी खंडहर से कम नहीं है। वहां आसपास कोई नहीं रहता। चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं। यहाँ बिजली, पानी, हर चीज की दिक्कत रहती है। अगले दिन दोनों फिर से लड़ाई शुरू करते हैं। तभी उन्हें 2 लोग अपने पास आते दिखते हैं। वे उन दोनों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, जिससे सभी को मजा आने लगता है। इस तरह एक के बाद एक लोग इस ग्रुप से जुड़ते चले जाते हैं, जिसका नाम बाद में फाइट क्लब रखा जाता है। टाइलर सभी को फाइट क्लब के नियम बताता है, जैसे फाइट क्लब के बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा। अगर कोई चिल्लाए या बेहोश हो जाए तो लड़ाई खत्म। एक बार में सिर्फ 2 लोग लड़ेंगे। एक वक्त में एक ही लड़ाई होगी। जूते और शर्ट उतारकर लड़ाई होगी। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक चलनी चाहिए। अगर कोई नया है तो पहली रात उसे लड़ना होगा। इन नियमों के साथ यह क्लब शुरू हो जाता है। लड़ाइयां शुरू होती हैं। लोगों को मजा आने लगता है। यह फाइट क्लब ही अब टाइलर और एडवर्ड की जिंदगी बन जाता है। एडवर्ड ऑफिस जाता है, जहां ऑफिस के लोग उसकी चोटों के निशान देखकर हैरान रहते हैं।
अब एडवर्ड किसी सपोर्ट ग्रुप में भी नहीं जाता, क्योंकि उसकी जिंदगी फाइट क्लब की वजह से काफी बदल चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में कोई तनाव नहीं है, उसे लड़ाई के दौरान लगी चोटों का कोई अफसोस नहीं रहता। वे हफ्ते में हर शनिवार को लड़ते हैं, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। एक दिन मार्ला एडवर्ड को कॉल करके बताती है कि उसने उसे काफी समय से किसी सपोर्ट ग्रुप में नहीं देखा। उसकी आवाज घबराई हुई लग रही थी। वह कहती है कि उसने बहुत सारी नींद की गोलियां ले ली हैं। एडवर्ड बिना कुछ कहे फोन नीचे रख देता है, लेकिन कॉल अब भी जारी रहती है। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि एडवर्ड सपने में मार्ला के साथ प्यार भरे लम्हे गुजार रहा है। सुबह जब वह नाश्ता कर रहा होता है तो मार्ला को घर में देखकर चौंक जाता है। हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। ये सुनकर मार्ला नाराज होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद टाइलर वहां से आ जाता है। वह एडवर्ड से कहता है कि उसने कल रात फोन पर मार्ला की आवाज सुनी थी। वह बेहद परेशान थी, इसीलिए वह उसके घर गया और उसे वहां से यहाँ ले आया। फिर मुस्कुराकर बताता है कि उसने मार्ला के साथ पूरी रात लव मेकिंग की। टाइलर एडवर्ड की तरफ तो देखता है और सवाल करता है, तुम मार्ला से प्यार तो नहीं करते? एडवर्ड तुरंत मना कर देता है। टाइलर धीमे मगर सख्त लहजे में कहता है, तुम मेरे बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगे, ना ही मेरा जिक्र किसी से करोगे। बस फिर क्या था। अब मार्ला अक्सर वहां आने लगी और टाइलर के साथ खूब वक्त बिताने लगी। दोनों की नजदीकियां और उनकी बढ़ती नजदीकियां एडवर्ड को खटकने लगी, क्योंकि वह मार्ला को ज्यादा पसंद नहीं करता था। एक दिन पुलिस वाले एडवर्ड से संपर्क करते हैं और बताते हैं, तुम्हारे घर को किसी ने होममेड डायनामाइट से उड़ाया था। क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो ऐसा कर सकता था? एडवर्ड यह सुनकर सन्न रह जाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसा कुछ सिर्फ टाइलर ही कर सकता था, क्योंकि वही उसे विस्फोटकों के बारे में सिखाता आया था। लेकिन फिर भी वह पुलिस को कुछ नहीं बताता। टाइलर पास खड़ा होकर हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहता है, उन्हें बोल दो कि जिसने मेरा घर उड़ाया उसने मेरी जिंदगी के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ मार्ला एडवर्ड से अपनी चिंता जाहिर करती है। उसे उसका रवैया समझ नहीं आता। कभी वह उसकी परवाह करता है तो कभी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उधर एडवर्ड के ऑफिस में भी हालात बिगड़ने लगते हैं। उसके मैनेजर को फाइट क्लब के बारे में पता चल जाता है। वह एडवर्ड को काम पर ध्यान देने की हिदायत देता है और साथ ही उसे धमकी भी देता है। लेकिन एडवर्ड हालात को अपने तरीके से संभालता है। वह मैनेजर की आंखों में देखकर ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम फाइट क्लब के बारे में जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं कितना खतरनाक साबित हो सकता हूँ। इसके बाद वह सीधा शर्त रखता है, अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं घर से बतौर कंसल्टेंट काम करूंगा। मैनेजर उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उसे पागल कहकर सिक्योरिटी बुलाने की धमकी देता है। यहीं एडवर्ड अपनी चाल चलता है। वह खुद को जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वह लहूलुहान हो जाता है। मैनेजर स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर आते हैं और जो देखते हैं उससे उन्हें यही लगता है कि मैनेजर ने एडवर्ड की पिटाई कर दी है। अब मैनेजर को एहसास हो जाता है कि एडवर्ड से उलझना बेकार है। वह झट से उसकी सारी शर्तें मान लेता है। इसी बीच एडवर्ड को पता चलता है कि उसका सपोर्ट ग्रुप का दोस्त बॉब भी फाइट क्लब का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे एडवर्ड को एहसास होता है कि फाइट क्लब अब सिर्फ एक गुप्त समूह नहीं रहा, यह हर जगह फैल चुका है। अब एडवर्ड रोज टाइलर के साथ फाइट क्लब जाने लगा। उनकी शरारतें और हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ते तो कभी होममेड बम बनाकर दुकानों को उड़ा देते। धीरे धीरे टाइलर अपनी एक पूरी गैंग बना लेता, ऐसी गैंग जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सके। वही फाइट क्लब अब सिर्फ एक अंडरग्राउंड क्लब नहीं रहा, बल्कि कई अलग अलग देशों में फैल चुका था। एक दिन कार में सफर के दौरान एडवर्ड को पता चलता है कि टाइलर प्रोजेक्ट मेहेम को अंजाम देने वाला है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये सुनते ही एडवर्ड का गुस्सा फूट पड़ता है। वह टाइलर से सवाल करता है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? टाइलर शांत स्वर में जवाब देता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सवाल सिर्फ मैं करूंगा। दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है और फिर एडवर्ड को टाइलर से एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। उसके घर में हुआ बम ब्लास्ट खुद टाइलर ने ही किया था। टाइलर हल्की मुस्कान के साथ एडवर्ड की तरफ देखता है और कहता है, तुम हर चीज को कंट्रोल करना बंद करो। और इसके तुरंत बाद वह जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। तेज रफ्तार में भागती गाड़ी पलट जाती है, लेकिन इस भयानक एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं जाती। अगले दिन जब एडवर्ड मन जागता है तो उसे पता चलता है कि टाइलर उसे छोड़कर जा चुका है। वह प्रोजेक्ट मेहेम के बारे में टाइलर के आदमियों से सवाल करता है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं बताते। फाइट क्लब के नियमों के मुताबिक वे प्रोजेक्ट मेहेम पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। कुछ समय बाद जब मार्ला टाइलर से मिलने आती है तो एडवर्ड उससे कहता है, टाइलर यहाँ नहीं है, तुम वापस चली जाओ। यह सुनकर मार्ला की आंखों में अजीब सी उलझन दिखती है। आखिर एडवर्ड ऐसा क्यों कह रहा है? इसी बीच प्रोजेक्ट मेहेम के एक मिशन के दौरान पुलिस बॉब के सिर में गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये घटना एडवर्ड को भीतर तक झकझोर देती है। अब वह टाइलर और प्रोजेक्ट मेहेम की सच्चाई जानने के लिए खुद जांच पड़ताल में जुट जाता है। उसे अपने ड्रावर में कई अलग अलग शहरों के टिकट मिलते हैं। वह उन सभी जगहों पर जाने का फैसला करता है, लेकिन जहां भी जाता है टाइलर और प्रोजेक्ट मेहेम का कोई सुराग नहीं मिलता। अजीब बात यह होती है कि हर जगह लोग उसे पहचानते हैं, मगर वह उन लोगों को नहीं जानता। यह देखकर एडवर्ड के होश उड़ जाते हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? एडवर्ड बार में जाता है। बारटेंडर उसे पहचान लेता है, जिसे देखकर एडवर्ड हैरान रह जाता है। वह बारटेंडर से टाइलर के बारे में पूछता है, लेकिन बारटेंडर कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। एडवर्ड के जोर देने पर बारटेंडर उसे बताता है, आप ही टाइलर हैं, आप पहले भी यहाँ इस बार में आ चुके हैं।
ये सुनकर एडवर्ड सन्न रह जाता है। तभी बारटेंडर अपने हाथ में वही निशान दिखाता है जो टायलर ने एडवर्ड के हाथों में दिया था। एडवर्ड घबराकर होटल की ओर भागता है जहां वह ठहरा हुआ था। हड़बड़ाहट में वह मार्ला को फोन करता है और घबराए हुए स्वर में पूछता है, क्या हमारे बीच कभी प्यार हुआ है? मार्ला इस सवाल से चौंक जाती है और उलझन में पड़ जाती है। वह कहती है, कभी तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और कभी ऐसा दिखाते हो जैसे मुझे जानते तक नहीं। टायलर, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मार्ला के मुंह से टायलर सुनकर एडवर्ड का दिल एकदम थम जाता है। वह फोन रख देता है। तभी उसके सामने टायलर प्रकट हो जाता है। टायलर उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बारे में किसी से बात मत करना। अब एडवर्ड को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। वह शुरू से ही खुद टायलर था। टायलर कहता है कि मार्ला अब सब कुछ जान चुकी है, इससे हमारा मिशन खतरे में आ सकता है। एडवर्ड तेजी से अपने घर वापस जाता है, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। टायलर की गैंग के लोग प्रोजेक्ट मेहेम को अंजाम देने निकल चुके थे। दीवारों पर हर उस जगह का नाम लिखा था जहां बम विस्फोट होने वाले थे। एडवर्ड घबराकर उनमें से एक जगह कॉल करता है। वो बताता है कि वहां बम फटने वाला है, तुम्हें रोकना होगा। पर जवाब आता है, सब कुछ कंट्रोल में है सर। एडवर्ड का दिल धड़क उठा। मतलब हर जगह टायलर के आदमी तैनात थे। अब कोई इन धमाकों को नहीं रोक सकता था। एडवर्ड भागता हुआ मार्ला के पास जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। मार्ला परेशान होकर उसे देखती है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो? तुम्हारी जान को खतरा है। मार्ला और भी गुस्से में आ जाती है। अब तुम मुझे और क्यों डरा रहे हो टायलर? एडवर्ड जानता था कि अगर वह सो गया और टायलर बनकर उठा तो वह खुद मार्ला को मार देगा। आखिरकार मार्ला बस में बैठकर चली जाती है। एडवर्ड ने कम से कम उसे बचा लिया था। अब एडवर्ड के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। प्रोजेक्ट मेहेम के तहत बम धमाके होने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियों और डेट रिकवरी हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सारे रिकॉर्ड मिट जाएंगे और किसी को कोई कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। पुलिस वाले उसकी बातें गंभीरता से सुनते हैं। तभी उनमें से एक फोन करने के लिए बाहर जाता है। एडवर्ड को राहत महसूस होती है, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी बाकी 3 पुलिस वाले उसे घूरने लगते हैं। उनमें से एक धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, आपने प्रोजेक्ट मेहेम को खतरे में डाल दिया सर। मजबूरन अब हमें आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। एडवर्ड समझ जाता है। ये तीनों पुलिस वाले भी प्रोजेक्ट मेहेम का हिस्सा थे। पुलिस वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडवर्ड किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। अब टायलर को रोकना उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। एडवर्ड उस बिल्डिंग में दाखिल होता है जहां जगह जगह बम लगाए गए हैं। वह एक बम को ढूंढकर उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। तभी टायलर आकर उसे भड़काने लगता है। किसी तरह वह बम डिफ्यूज कर देता है, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में वहां कोई दो हैं ही नहीं। टायलर और एडवर्ड एक ही व्यक्ति हैं। इस संघर्ष के बीच टायलर, या यूं कहें कि एडवर्ड खुद को बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। यहीं पर कहानी वहां पहुंचती है जहां से यह शुरू हुई थी। टायलर ने एडवर्ड पर बंदूक तान रखी है। अब तक फिल्म फ्लैशबैक में चल रही थी। अब हम पहले सीन पर लौटते हैं जहां टायलर ने एडवर्ड के मुंह में बंदूक डाल रखी है। टायलर मुस्कुराते हुए कहता है, इन खिड़कियों से हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरते देखेंगे। एडवर्ड नीचे झांकता है। कुछ लोग मार्ला को पकड़कर ऊपर ला रहे होते हैं। वह घबराकर कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, यह मैं नहीं, हम कर रहे हैं। एडवर्ड गुस्से और बेबसी में कहता है, मुझे तुमसे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। अब 60 सेकंड में ये सारी बिल्डिंग्स ढह जाएंगी। टायलर के हाथ में बंदूक होती है जो उसने एडवर्ड से छीनी थी, लेकिन एडवर्ड गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम असली नहीं हो, तुम बस एक कल्पना हो। तुम्हारे हाथ में बंदूक नहीं है, यह मेरे हाथ में है। अचानक कैमरा झूम करता है। बंदूक अब एडवर्ड के हाथ में दिखाई देती है। वह उसे अपनी ठुड्डी के नीचे लगाता है। टायलर हैरानी से पूछता है, तुमने बंदूक अपने सिर पर क्यों रखी? एडवर्ड हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरा सिर नहीं, हमारा सिर। इसके साथ ही एडवर्ड ट्रिगर दबा देता है। गोली उसके गाल को चीरती हुई निकल जाती है। वह दर्द से कांप उठता है, जबकि टायलर धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। तभी टायलर के आदमी मार्ला को लेकर ऊपर आते हैं। एडवर्ड को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। उसका चेहरा खून से लथपथ होता है। एडवर्ड कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मार्ला को यहाँ छोड़कर तुम सब नीचे चले जाओ। वे बिना कुछ कहे चले जाते हैं। मार्ला गुस्से से चिल्लाती है, लेकिन फिर एडवर्ड का चेहरा देखकर सन्न रह जाती है। मार्ला कांपती आवाज में पूछती है, ये सब किसने किया? एडवर्ड हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने किया, मुझ पर यकीन करो, अब सब ठीक है। अचानक कई जोरदार धमाके होते हैं। खिड़कियों के बाहर पूरी स्काईलाइन ढहती नजर आती है। इमारतें एक एक कर गिरने लगती हैं। एडवर्ड हल्के से मुस्कुराकर कहता है, तुम मेरी जिंदगी में सही वक्त पर आई हो। सामने शहर तबाह हो रहा होता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।